आज हम इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और विशेषकर अपने आज के कवि संजीव कौशल जी का इस रचयिता मंच से उनका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि विषय दिया गया है, जिस विषय पे बातचीत होनी है, वह विषय है हिंदी कविता पाठ और अनुवाद की चुनौतियां। तो इस विषय के अनुकूल अगर हम देखें, तो आज के हमारे जो वार्ताकार कवि हैं, इस विषय के हिसाब से सबसे ज्यादा वो फिट बैठते हैं। क्योंकि संजीव कौशल न केवल कवि हैं, बल्कि अपनी कविताओं को जिस अंदाज में वह अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत करते जुड़ गए हैं, हैं ना। वह भी काफी उनका जो अंदाजे बयां है कविता का, वह काफी प्रशंसनीय है। और दूसरी जो बात है, उनका जो महत्वपूर्ण काम आज के दिनों में हमारे सामने आ रहा है, वह है जी अनुवाद जी। का। तो वह न केवल निरंतर कविता हम्म, से ही जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बल्कि ट्रांसलेशन में भी उनका खासा हस्तक्षेप देखने को मिला है। दूसरी बात कि इनकी खुद की बहुतेरी कविताएं हैं, जिनका अनुवाद भारत के अन्य भारतीय भाषाएं हैं, उन अन्य भारतीय भाषाओं में देखने को मिली। जैसे पंजाबी में कुछ कविताओं का इनका अनुवाद हुआ, या इनकी जो कविता चूल्हे कविता है, वह चूल्हे कविता मराठी भाषा में अनुवादित होकर के वो कविता आती है। और मेरे ख्याल से चूल्हे कविता इनके जो पहला कविता संग्रह है, उसमें ये कविता संकलित है। तो जहाँ तक कवि के परिचय की बात है, तो कवि की जो आरंभिक शिक्षा दीक्षा है वह अलीगढ़ से हुई, और उच्च शिक्षा भी इन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से ली है। और इन्होंने फेमिनिज्म जैसे भी पीएचडी जमा की है। और उन्हीं के दौरान कविता के क्षेत्र में लगभग 1999 का वो वर्ष है जब ये कविता के क्षेत्र में सृजनशील होते हैं। साथ ही साथ न केवल कवि और ट्रांसलेटर ही हैं, बल्कि एक शिक्षक भी हैं। और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान संस्थान अरे में आप कनेक्ट वाईफाई है यहाँ। अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता हैं। और यहाँ पर आप अपनी सेवा वर्ष 2003 से निरंतर रूप से देते चले आ रहे हैं। साथ ही सर का जो पहला कविता संग्रह है, वह पहला कविता संग्रह 2017 में छप करके आता है, उंगलियों में परछाइयाँ। और यह कविता संग्रह उनका साहित्य अकादमी से छप करके आया। तो इस पहले कविता संग्रह से ही कवि ने जितनी कविताएं उसमें जिस ढंग की कविताएं आती हैं, इससे ही वह किसी परिचय के वो मोहताज नहीं रह जाते हैं। साथ ही वर्तमान समकालीन इस समय में ये समावर्तन पत्रिका ने इनको एक कवि के महत्वपूर्ण कवि के तौर पे रेखांकित किया है। और जहां तक पुरस्कार की बात है, तो 2017 में आपको मलखान सिंह सिसोदिया पुरस्कार दिया गया। अनुवाद के क्षेत्र में आपके दो महत्वपूर्ण काम आ चुके हैं, लगभग लगभग एक आने वाला है और एक आ चुका है। जिसमें आपका 2019 में ख्वाहिश है नामुमकिन की, ये जर्मन भाषा के जो वहाँ की जर्मन भाषा की जो पोइट्री है और परंपरा है, उस परंपरा के जो अनेक कवि हैं, उन अनेक कवियों की कविताओं का अनुवाद आपने किया। और दूसरा जो काम ट्रांसलेशन से संबंधित है, वह है नवंबर की धूप। तो यह भी काम ऑस्ट्रियाई कवियों की कविता का के ऊपर काम है। यह भी जर्मन से हिंदी में इसका अनुवाद, और यह काम हाल के दिनों में आने वाला है और वाणी प्रकाशन से। तो ये आज के हमारे जो वार्ताकार हैं, संजीव जी, इनका एक जो संक्षिप्त परिचय है, ये संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखा गया।
जैसा कि कार्यक्रम की रूपरेखा जो तय की गई है, उस कार्यक्रम की रूपरेखा को इस तरीके से तय किया गया है कि एक इसका जो वार्ता के रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और कुछ सवाल होंगे, सवाल जो है कवि की तरफ दिए जाएंगे और आप फिर उस पे अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और इससे पहले हम ये चाहते हैं कि आप समकालीन कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं, युवा कवि हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि पाठक अपना जो कविताओं को सुनने का जो लोभ है वह छोड़ छोड़ नहीं पाता है। तो सबसे पहले हम संजीव जी की कविताओं को सुनेंगे और खासा इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि वो अपनी कविताओं का पाठ किस तरीके से करते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में आपकी बहुत सारी कविताएं जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वायरल हुई, जैसे माएँ होती हैं चींटियां और इस तरीके की कविताएं, और यूट्यूब पे भी ये कविता मिलती है। तो हिंदी की कविताओं को लेकर के इस तरीके के माध्यमों में कैसे उसको प्रसारित किया जाए और कैसे हिंदी का जो एक व्यापक पाठक समूह, हिंदी कविता का एक व्यापक पाठक समूह बने, इस बात की भी चिंता आपके यहाँ निरंतर बनी रहती है। और इस ये चिंता ही है कि जो लोकप्रिय जन माध्यम हैं, उन लोकप्रिय जन माध्यमों पर कवि अपनी कविता को पेश करने की कोशिश कर रहा है। तो इन्हीं के साथ मैं सर से ये आग्रह करूंगा कि जो उनकी चुनिंदा कविताएं हैं, उन चुनिंदा कविताओं का पाठ करें और हम उसका रसास्वादन करें। शुक्रिया अतुल, बहुत आपने एक लंबा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। और जो ये रचयिता ग्रुप है और इसका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इसका आयोजन किया है और इस एक अपॉर्चुनिटी दी है लोगों के साथ जुड़ने की। और ये लगातार काम भी कर रहे हैं। बहुत युवा साथी हैं जो यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और अभी कुछ पढ़ रहे हैं, रिसर्च और दूसरे कामों में लगे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि इस तरह के जो लोग हैं जिनके अंदर इस तरह की ऊर्जा है कि लोगों के साथ जुड़ने की एक चाहत है उनको, और उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अ, आपने कई तरह की बातें कही, जिसमें ये कहा कि कविताओं को दूसरी जगह लोगों तक पहुंचाने की एक कवायद, एक कोशिश अ, मेरी तरफ से रहती है। मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को हमने किन्हीं वजहों से छोड़ दिया, और उसके पीछे एक खास तरह का कहना चाहिए एक सोच भी रही है कि ये जगहें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, मंच हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, मंच पे लोग नहीं हैं। मतलब हम उन आम लोगों की बातें करते हैं और हमने धीरे-धीरे उन आम लोगों से एक खास तरह की दूरी बना ली है और हम खुद खास लोगों में तब्दील होते जा रहे हैं। तो ये जो एक परिणाम हुआ है जगहों को छोड़ने का, इसके दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। और हम लोग बहुत काम करने के बावजूद लगातार सिमट रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर आप मंच पे नहीं जा रहे हैं तो किस तरह से लोगों के साथ जुड़ा जाए। क्योंकि अगर आप लोगों से नहीं जुड़ेंगे, लोगों के बीच नहीं होंगे, लोग ये नहीं जान पाएँगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तब आपके लिखने का भी कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप नए लोगों से जुड़ें, नए तरीकों से जुड़ें, ताकि आप जो कहना चाहते हैं, जो परिवर्तन आपकी कविता अ, देखती है अपनी अपने पहन में, वो वहाँ तक पहुँचे। अगर वो पहुँचेगा ही नहीं तो परिवर्तन भी नहीं होगा। ये बहुत स्पष्ट है। तो इसी कोशिश को ध्यान मतलब इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं लगातार ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे साथी जो अच्छा लिख रहे हैं वो लोगों के बीच पहुँचे, और हमें ये कोशिश करती रहनी चाहिए। तो आपने जैसा कहा, मैं 1-2 कविता आपके सामने रखता हूँ। और ये कविता है जो अ, अतुल को बहुत पसंद है, तो मैं उसी कविता से शुरुआत कर रहा हूँ। चूल्हे। आग के घर हैं चूल्हे,
आग के घर हैं चूल्हे, जहाँ घरेलू बनती है आग। चूल्हे जहाँ भी होते हैं, घरों में तब्दील हो जाती हैं वे जगहें, दीवारों के बगैर। कि घरों की नींव होते हैं चूल्हे, जिनके कंधों पर जन्म लेता है समाज। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ चूल्हे न हों, कि इंसानों के पहले दोस्त हैं वे, भूख से बंधे हुए। जहाँ-जहाँ जाते हैं लोग, चूल्हे जाते हैं वहाँ, खाना बदोश आँखों में, फूलती रोटियों के ख्वाब सँभाले हुए। सरहदों के उस तरफ सुबह-शाम जब उठता है धुआँ, रोटी की खुशबू में खोया हुआ, घर उतर आता है सैनिक की आँखों में। मीलों दूर माँ की हथेलियाँ बेलती हैं मक्का की चंदियाँ, हर पल उठती हूक को दबाए, प्यार के चूल्हे पे सेकने के लिए। माएँ ऐसे ही बेलती हैं चंदियाँ सब जगह, प्यार में गुथी हुई। सरहदों के इस तरफ हो या उस तरफ, कैद नहीं रहती खुशबू रोटियों की कहीं। फिर क्यों चलती हैं गोलियाँ, क्यों बुझा देती हैं वे धड़कनें चूल्हों की। खुशी के हर उत्सव में पूजे जाते हैं चूल्हे, चूल्हों पर कभी नहीं रखता कोई पैर, और जो उजाड़ते हैं दूसरों के चूल्हे, छोड़कर चले जाते हैं चूल्हे उन्हें। एक चूल्हा हमें भी चाहिए अपने भीतर, कि बचाई जा सके चारों तरफ फैली हुई आग, बचाया जा सके जीवन का स्वाद, आँखों की नमी, ज़ुबान की मिठास। कि जब नहीं रहते चूल्हे हमारी कल्पनाओं में, तभी लगती है आग। कि चूल्हे ही हैं जो करते हैं अलग इंसानी बस्तियों को जानवरों के झुंडों से। ये एक कविता है, और एक कविता एक 2 छोटी-छोटी कविताएँ हैं। शीर्षक है राष्ट्रीय संग्रहालय। अलग-अलग मुद्राओं में बैठे बुद्ध, अलग-अलग मुद्राओं में बैठे बुद्ध, चुप हैं, मग्न हैं ध्यान में। म्यूजियम की मजबूत दीवारों ने बांध रखी है निर्विघ्न ध्यान के लिए ज़रूरी शांति यहाँ। अब मुश्किल है इनके लिए पत्थरों में बंधी मुद्राओं को तोड़ना। इसकी दूसरी इसी का एक पार्ट है। म्यूजियम में हर वो चीज़ म्यूजियम में हर वो चीज़ जिसे इस्तेमाल करते थे लोग कोई 2,500-3 हज़ार साल पहले, आज इतनी कलात्मक, इतनी आकर्षक है कि बड़े से बड़ा कलाकार सीख सकता है कुछ। फिर भी एक सवाल ऐसे ही उठता है कि मिट्टी के इन बर्तनों से निकल आए कोई आदमी तब का, तब क्या करेंगे हम, कहाँ बिठाएँगे उसे? एक ये कविता है, कई दोस्तों को पसंद है, मैं फिर से सुना देता हूँ। कुतुब मीनार। नूतन का पीछा करते देवानंद के साथ पहली बार गया था मैं। नूतन का पीछा करते देवानंद के साथ पहली बार गया था कुतुब मीनार में मैं, कि बड़ी रोमांचक लगी थीं वो सीढ़ियाँ, जो घूम-घूम कर ऊपर को चढ़ती जाती थीं, और वो झरोखे, जो खुले थे हर तरफ, देख रहे थे इस शहर को सदियों से बड़ा होते हुए। और ये शहर बड़ा और बड़ा होता रहा, और होती रहीं ऊँची इमारतें इसकी, कि इन इमारतों से अब छोटी नज़र आती है मीनार, और वहाँ से देखने पर रेंगता-सा नज़र आता है आदमी। वहाँ सीढ़ियाँ उतरती-चढ़ती तो हैं, मगर किसी का पीछा करता कोई गुनगुनाता नहीं है वहाँ। एक कविता मैं और सुनाना चाहता हूँ। ये कविता है शनि बाज़ार। दिल्ली में तो कई तरह के बाज़ार लगते हैं, कहीं किसी कॉलोनी में बुध में लगते हैं, किसी में सोमवार को, किसी में मंगल को। अलग-अलग दिनों में बाज़ार लगते हैं, जो आम लोगों के लिए लगाए जाते हैं। जब बड़ी-बड़ी दुकानें बंद होती हैं, तो उन्हीं पटरियों पे ये बाज़ार लगते हैं, और लगभग वही लोग अलग-अलग जगहों पे जाते हैं, जिससे कि आम लोग खरीदारी कर सकते हैं। तो इस कविता का नाम है शनि बाजार। दिनों के फेर से हर रोज सजते हैं ये बाजार दिल्ली के, कि शाम होते ही जी उठती हैं पटरियां दिल्ली की, कि जरूरी सामानों से सजे मेरे घर से लगते हैं मुझे ये बाजार दिल्ली के, जिन्हें सजाते ये लोग रोज ही दिख जाते हैं किसी न किसी सड़क पर
पहचाने अंदाज में मुस्कुराते हुए, पुराने स्कूटरों पर गठरियां ले जाते ये लोग खुलते बंधते हैं गठरियों से सारा दिन कि अब सामान बन गए हैं खुद दुकानों पर बिकते हुए, दुकानें जो रोज खुलती हैं और रोज हो जाती हैं बंद, तकदीरों की तरह लपक डंडी खेलते हुए। एक और कविता मैं सुनाना चाह रहा था इसी अ, अ, इसका शीर्षक है रावणों का बाजार। रावणों का बाजार लगता है सुभाष नगर की पटरियों पे, सड़कों के दोनों तरफ रावण ही रावण, एक से एक मजबूत और टिकाऊ रावण, सजे धजे हंसते खिलखिलाते अट्टहास करते रावण, कुंभकर्णों और मेघनादों से घिरे विशालकाय रावण। महीनों सजते हैं तब आ पाते हैं अपने इस रूप में ये कि इनके रंगीन और नए शरीर सहज ही खींच लेते हैं हमें कि हर आता जाता निहारता जाता है इन्हें जैसे दोस्त हों ये बिछुड़े जमाने के। दूर दूर तक जाते हैं ये दिल्ली की मंडियों से कि इनकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए कई और लगाई गई हैं फैक्ट्रियां यहाँ ताकि कमी न रहे रावणों की पूरे देश में कहीं और सभी को मिल जाए अपने हिस्से का रावण आसानी से। फिर भी न जाने क्यों सड़कों से गुजरते सैलाब के बीच ठहरे ये रावण घबराए से देखते हैं सारा दिन कि जाने कौन सी जगह है ये कि लोग डरते ही नहीं कुछ समझते ही नहीं, उल्टा हंस हंस कर चिढ़ाते हैं इन्हें। अब कौन समझाए इन्हें कि यह दिल्ली है मेरी जान, तुम क्या राम भी घबराते हैं यहाँ घुसने से, इसलिए छू चपड़ न करो, बस खड़े रहो तैयार जलने को जैसे आए हो जलते सदियों से हमारे लिए। तो ये कविताएं थी। कुछ कविताएं और जब बातचीत होगी तो मैं आपको सुनाऊंगा। अच्छा सर, एक बात आपकी कविता के पढ़ते और सुनते समय इस बात का भास होता है कि आपने बहुत सारी कविताएं व्यक्तियों के ऊपर लिखा है, जो चरित्र हैं जी। उनके ऊपर लिखा है। और उन कविताओं की जो खास बात मुझे लगती है वो ये कि वो कविताएं किसी भावुकता में आकर के लिखी हुई कविताएं नहीं है। वो कविताएं कहीं न कहीं विचार के प्रतीक में ढल जाती हैं वो कविताएं। तो हम्म, आपने बहुतेरी कविताएं लिखी हैं, कोई ऐसी जो कविता अभी आपके सामने हो या ज़हन में आ रही हो, तो जो व्यक्तियों के ऊपर जो आपने कविताएं लिखी हैं, तो एक कविता ऐसी हाँ, आप ये सुना। अच्छा कहा तुमने। ये कविता है और ये कविता का शीर्षक है किताबों से बना घर। ये कविता संजना तिवारी जी हैं, उनके लिए लिखी थी ये कविता। और बहुत सारे लोग जानते हैं उनको उनके किताबों से प्रेम के बारे में और उस प्रेम के लिए जिस तरह का जीवन वो जीती हैं और जिस संघर्ष को उन्होंने स्वीकार किया है, उसी संघर्ष को देखते हुए ये कविता है किताबों से बना घर। किताब के पन्नों सी स्पाइन में सिली हुई, किताब के पन्नों सी स्पाइन में सिली हुई, फिर भी आजाद है उड़ान उसकी फूलों के खिलने सी, कि उसकी आंखों में खुलते क्षितिजों पे ऊंचे उठते जाते हैं परिंदे तारों का चुग्गा चुगने के लिए। किताब में बिछी हजारों लाइनों के जुड़ने से बनती है जीवन की उसकी राह। किताब में बिछी हजारों लाइनों के जुड़ने से बनती है जीवन की उसकी राह, किताब के बाहर दौड़ती हुई किसी भी राह से एकदम अलहदा और अंतहीन। हंसी मजाक गम संघर्षों की एक लंबी फहरिस्त है कहानी उसकी, इस पर भी मगर दुखों की गोटियां बना खेलती रहती है वो लंगड़ी बित्ती, एक ही पैर फांदती कई कई खाने मुश्किलों के मुस्कुराते हुए कि इसी में छुपे हैं सारे हथियार उसकी लड़ाई के। किताबों से बना है उसका घर कागजों से नहीं, कि आंधी तूफान झंझावात और करते हैं पुख्ता इरादों को कि बारिशें दरख्तों में बदल देती हैं उन्हें और इन्हीं दरख्तों की छांव तले बुन रही है वो देखो आशियाने जिंदा ख्वाबों की। तो ये कविता थी उन पे लिखी हुई, बल्कि एक कविता और भी है जो
अ, 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 हमारी हमारी जो कवित्री हैं प्रिय हम सबकी, अनामिका दीदी के लिए कविता थी, और अ, मैं उस कविता को भी आप कहें तो शेयर करता हूँ जरूर आप लोगों के जरूर। साथ। अ, जरूर उस कविता को हम लोग सुनना पसंद करेंगे। जी। ये शीर्षक है कविता में आते जाते हुए। और जैसा कि सब जानते हैं कि वो एक महत्वपूर्ण कवित्री हैं, और उनके साथ एक बार मैं जा रहा था कहीं, तो उनके उस जीवन से हट के जो जीवन है, जो स्त्री का जीवन है, उसको ध्यान में रखते हुए ये कविता लिखी गई। कविता में आते जाते हुए। कविता में आती है औरत अपने पूरे होशो हवास में, इतिहास को खंगालती, अनछुए चेहरे उघाड़ती, पत्थरों में दबी अपनी सांसों को आजाद करती हुई, अपने तमाम आयामों को समझाती, कलम सी चलती, स्याही सी फैलती हुई, कि नीला रंग जाता है आसमां उसकी स्याही से, और वो खड़ी है कविता के बाहर मुस्कुराती हुई। वो भी, और जो खड़ी है कविता के बाहर मुस्कुराती हुई, वो भी वैसी ही है जैसी है वो कविता के भीतर। फर्क सिर्फ इतना कि ये घूम सकती है इतिहास से भविष्य तक, उठा सकती है पर्दे वर्तमान की कहानियों से। फिर भी जब निकलती है ये भीड़ भरे हॉल में, तालियों के बीच कविता पाठ के लिए, ये लिए चलती है रास्ते से चुनी हुई भाजियां और दालें रात के खाने के लिए। जहां रुकते हैं दूसरे कवि खाना खाने के लिए, ये भागती है छोड़कर सब खाना बनाने के लिए। कविता पढ़ते हुए करती है याद पिता को, माँ को, नानी को, और इस तरह घर से बाहर बुन लेती है एक और घर आंखों की गीली चादर पर, और वहीं कोनों में टांक लेती है दो चार चांद हजारों तारों के साथ, कि जब चादर झड़काती है ये रोशन हो जाता है आसमां झिलमिल सितारों से। वाह, क्या बात है। तो इसी के साथ अब हम लोग कार्यक्रम के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आपने काफी उम्दा कविताएं पढ़ी, और उसका एक पाठ का जो नमूना, वो अतुल, जो मैं सुन नमूना नहीं भी पाया था, है। कोई कॉल बीच में आ गया था। हाँ, तो कार्यक्रम के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आपकी आवाज नहीं आ जिसमें रही। अब आ रही है आवाज। अ, आवाज अब मिल रही है। हेलो। मैं दोबारा से कुछ करूं, मुझे लगता है कि मुझे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, उसमें सर कई बार ये होता है ना कि नेटवर्क की मैं दिक्कत से, दोबारा से या आता हूँ। तो या तो आपका विजुअल चला गया होगा या ऑडियो चला गया होगा। अ, ये सबसे बड़ी दिक्कत है इस वर्चुअल गोष्ठी की, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी जो निर्भरता है वह निर्भरता तकनीक के ऊपर है। और तकनीक ने जहाँ बहुत सारी चीज़ों को सरल बनाया है, तो बहुत कुछ को जटिल भी हाँ, बना दिया है। मुश्किल भी कर दिया है जी। हुँ। तो उन जटिलताओं से हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो कार्यक्रम का जो दूसरा हिस्सा है, उस दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें इस विषय से संबंधित, जैसा कि विषय है कविता का पाठ और अनुवाद और चुनौतियाँ। तो उस दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और आपसे जो सवाल-जवाब है, उस सवाल-जवाब के सत्र में अ, तो सबसे पहले पहला जो सवाल आपसे है, मेरी जिज्ञासा है उस पे आप ये कि कविता पाठ को आप कैसे देखते हैं? कविता पाठ को हम्म। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कविता के कई अंग हैं। मतलब कविता को जहाँ एक कवि जब उसके बारे में उसको जो ख्याल, जो भी चीजें उसको परेशान करती हैं, जिस वजह से वो लिखना शुरू करता है, वो एक कविता का प्रारंभिक अंग है। और उसके बाद उसकी जो भाषा की समझ है, उस भाषा की समझ के बाद जब उसे लोगों के सामने रखता है,
वो उसका दूसरा आप पक्ष कह सकते हैं। और उसके बाद एक जद्दोजहद रहती है उसकी, और उसके बाद हमें कविता सामने आती है। अब अगर बात सिर्फ यहीं तक रह जाए और कवि जो है उस जो कविता है उसको वहीं रोक दे, तो ये एक अधूरा मुझे लगता है कि वो होगा एक, अगर हम कोई ग्राफ बनाएं तो जब तक ये कविता अपने रीडर के पास नहीं पहुंचेगी, उन लोगों के पास जिनको ध्यान में रखते हुए कोई बात कही गई है, तब तक वो उस तरह से मुकम्मल नहीं हो। तो कविता पाठ मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण अंग है कविता का, और वो उसको कई तरह से मुकम्मल करता है, उसको पूर्ण करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इस बारे में कि हम अपनी बात को, मतलब जिस तरह से हम बोलते हैं और बोलने में कोशिश करते हैं कि हम अपनी बात को ठीक से कह सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, लोग हमारी बात को सुन सकें। तो उसी तरह से कविता के पाठ की जो एक मतलब मामला है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मामला हो जाता है कि आपने जो विचार कविता के तौर पे गूंथा है, वो विचार लोगों के पास किस तरह से पहुंच रहा है। और अगर वो नहीं पहुंच पा रहा है, अगर ये कोशिश आपकी नहीं है, तो फिर और लोग उसमें क्यों शामिल होंगे? तो सवाल ये भी उठता है। और आज जिस तरह के माध्यम हमारे सामने हैं, जिस तरह की दुनिया बदली है, तो उस बदलने में तो एक पाठ जो है वो एक जरूरी अंग बन जाता है। कविता पाठ को आप इस तरीके से देखते हैं कि कविता का पाठ जो है वो कविता और पाठक के बीच एक पुल का काम करती है, एक संबंध सेतु का जो निर्माण है वो कविता पाठ से कवि करता है। ऐसा आपका मानना है? जैसे हाँ, कि सर ये भी कहा न सिर्फ जाता है सेतु, कि न सिर्फ सेतु, बल्कि उसकी जो पूर्णता है कविता की, वो पूर्णता भी वहीं से होती है। मतलब आप एक तो ये है कि सिर्फ ये, मतलब कविता की जो पूर्णता है, मतलब वो अगर वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंची है वहां तक अपने तक, तो उसकी लिखने की जो वजह है वो भी अधूरी रह जाती है। तो मतलब सेतु से और बढ़ के है। एक कवि के तौर पे जब आप कविता का पाठ करते हैं तो उसमें आप किस चीज पे कविता के किस चीज पे आपका ध्यान ज्यादा रहता है? जैसे कि कहा जाए उसकी जो संगीतात्मकता है, या जो उसका लय है, या ध्वनि है, जिसको कई बार नाद के रूप में भी हिंदी कविता के क्षेत्र में उसकी पहचान की गई। तो आपका किस पक्ष पे, किस पहलू पे विशेष बल होता है कविता पाठ करते लेकिन समय? मेरा मेरा कवि के तौर पे, मतलब आप देखें कि सिर्फ कवि के तौर पे ही नहीं, अगर भाषा को हम बोलचाल के स्तर पे भी देखें, तो मुझे लगता है कि एक खास तरह की लय भाषा लिए होती है। हर वाक्य आप बोलते हैं, वो वाक्य एक खास तरह की लय लिए होता है। और अगर वो लय टूटी हुई है, तो आपकी बात उस तरह से नहीं पहुंच पाएगी। तो मुझे लगता है कि कविता में जो सबसे जरूरी जो पक्ष है, संगीत वगैरह बाद में आते हैं, उनको उन पे दूसरी तरह से काम करने की जरूरत पड़ती है। और अगर वो नहीं भी हैं, अगर आपने लय बनाई है, तो लय अपने आप एक संगीतात्मक एक जो पक्ष है उसका, उसको तैयार कर देते हैं। तो मेरा जो एक जो फोकस होता है, जो जो मेरे केंद्र में रहता है, वो लय ही है कि कविता के अंदर एक खास तरह की लय हो। और वो लय विषय के साथ साथ बदलती भी रहती है। मतलब विषय जो होता है वो खुद तय करता है कि उसकी कविता की जो लय है, जो उसका फ्लो है, मतलब लय अगर आप उस तरह से देखें तो कि एक जो आइडियाज का, या आपकी जो आपने महसूस किया है, जो आपकी भावनाएं हैं उस विषय को लेके, उनका जो बहाव है, वही लय है दरअसल। और या फिर उसको इस तरह से देखें कि हर कविता के अंदर एक एक वॉइस, एक आवाज होती है, और वो आवाज उस कई पक्षों से मिलके बनती है। और अ, एक पक्ष जो मजबूत पक्ष है उसका, वो ये है कि क्या विषय आपने चुना है और उसको किस तरह से ट्रीटमेंट देना चाहते हैं आप। तो एक खास तरह की आवाज, एक वॉइस जो है, वो एक हर एक कविता के अंदर होती है, और वो उसको उसको प्रभावित करती है, डिक्टेट करती है कि कविता किस तरह से पढ़ी जाए, किस टोन में पढ़ी जाए। ये कविता खुद तय करती है। जी। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि लय के विहीन हमारा जीवन भी नहीं है।
हमारे चलने का, उठने का, बैठने का जो तरीका है वो लय में ही चलता है। जी ये जी। ये बात कही जाती है कि जितना बड़ा कवि जितना अर्थ से कहता है उतना ही ध्वनि से, और कहीं कहीं तो वह ध्वनि के द्वारा ही अर्थ की ध्वनि के द्वारा ही ज्यादा कहता है अर्थ की अपेक्षा। और हम्म। अर्थ और ध्वनि दोनों का आनंद अगर हमें साथ में लेना है तो वो चीज जो है कविता पाठ से ही मिलती है। तो इस विचार से या इस तरीके के मत से आप कितना सरोकार रखते हैं? देखिए ऐसा है कि कई बार देखिए शब्दों की जो ध्वनि है वो एक खास तरह से व्यक्ति को प्रभावित और मीनिंग को खोलने में मतलब कई शब्द जब आपस में बैठते हैं तो एक खास तरह की संगत वो तैयार करते हैं और वो जो संगत है वो जो आप कहना चाहते हैं उसको एक खास तरह से प्रोजेक्शन मिलता है, खास तरह से उसको उभार मिलता है। और अब अगर वो ठीक तरह से बैठे नहीं हैं मतलब जैसे आप कोई देखें कि अगर कोई म्यूजिकल कंसर्ट चल रहा है तो वहाँ एक तबला बजाने वाले हैं, एक हारमोनियम पे हैं, दूसरे लोग हैं, मतलब पूरा एक ऑर्केस्ट्रा है और वो एक खास तरह से किसी चीज को बजाने की कोशिश कर रहा है। अगर उनके बीच में कोई सिम्फनी नहीं है, कोई एक तालमेल नहीं है, तब वो सब गड़बड़ हो जाएगा और जो कहना चाहते हैं वो कहा नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए शब्द की जो ध्वनि है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब एक जो लेखक है उसके पास कई तरह के शब्द मौजूद होते हैं एक ही बात को कहने के लिए। लेकिन वो किस शब्द का चयन करता है इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की ध्वनियाँ वहाँ पैदा करना चाहता है। और कई बार तो अतुल ये भी होता है कि अ, हमारे पास अ, इस तरह की जैसे आप देखें कि एक शब्द है मान लीजिए खचा। अब अ, मुझे याद आ रहा है कि अ, जो उपन्यास है उनका जो अफ्रीकन नॉवेलिस्ट हैं वोले चिनुआ एचबे। तो चिनुआ एचबी के उपन्यास में एक जगह क्या नाम है उसका उपन्यास का भूल रहा हूँ। तो उसमें जो पिता है जिसने एक बच्चा है जिसको दूसरे कबीले से लिया गया है और अ, वो इसलिए लिया गया है कि उसके पिता ने उस कबीले के आदमी को मार दिया था। तो उसके मारने के एवज में उस बच्चे को दिया गया कि इसको आप चाहें तो मार सकते हैं। अब वो बच्चा घर में पलता बढ़ता है और वो बेटे की तरह हो जाता है। तो एक दिन कबीले के लोग कहते हैं कि तुम सरदार हो और सरदार होने के बावजूद तो ये बच्चा अभी तक मरा नहीं है और तुमने तो अपना बेटा बना लिया है इसको। तो वो उसे जंगल में ले जाते हैं और जंगल में ले जाने के बाद चारों तरफ से उसको कुछ असहज महसूस होता है बच्चे को और वो अपने पिता की तरफ दौड़ता है। उसको लगता है कि जो लोग हैं वो कुछ उस पे हमला करने जा रहे हैं। लेकिन उसका अपना जो पिता जिसको वो कहता है वही तलवार निकालता है उबी उन को और उसकी गर्दन जो है खचाक से काट देता है। अब ये जो शब्द है खचाक या जो साउंड वहां क्रिएट होती है आप किसी भी शब्द के साथ इसको इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, कोई और चीज नहीं लेके आ सकते हैं जो इमोशंस हैं। और अ, बहुत ही जो जो मुझे इस उपन्यास में जो मतलब खास चीज लगती है जो कहीं मतलब देखने को उस तरह नहीं मिलती कि चिनोआ एचबी जरा सा भी डिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं उस मरने का। एक लाइन में जैसे तलवार निकली और तलवार की जो धार है जितना पैनापन है या उसकी जो फ्लैश लाइट है जो जो आ सकती है, जो चमक आ सकती है, ऐसी चमक के साथ जैसे तलवार उस बच्चे की गर्दन पे गिरती है एक सेंटेंस में और वो काम खत्म। तो कई बार जो शब्द हैं जैसे बहुत सारे शब्द आवाजें आती हैं, धम आई आवाज या भप मेरी कविता में आवाज आती है कि लाइट जो है भप बुझ गई या बस एक आवाज। तो कुछ आवाजें जो आती हैं वो आवाजें पूरे का पूरा एक कहना चाहिए कि एक पूरे सीन को क्रिएट कर देती हैं, एक पूरे उसको उठा के ले आती हैं, पूरी वस्तु को उठा के ले आती हैं, पूरी परिस्थिति को उठा के ले आती हैं। तो उनका रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता है। आप कहते रहेंगे लेकिन वो जो एक जो परिवेश जो एक शब्द बुन सकता है वो बुना नहीं जा सकता है। तो इसीलिए कई बार ये भी होता है कि ध्वनियों को सीधा लेके चले आते हैं और ध्वनियाँ क्या होती हैं कि उसको ऑब्जेक्टिविटी दे देती हैं, ज्यादा सच के करीब ले जाती हैं कि किस तरह की ध्वनि है और इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो
कवि जो हैं या लेखक जो हैं इनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। जी। सर, ये कविता के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि कविता में 3 गुणों का होना ज़रूरी है। वो है कि संवेदना, प्रतिरोध और अंदाज़े बयाँ। तो वो अंदाज़े बयाँ का जो मामला है, उसको हम जब हिंदी कविता में देखते हैं तो उसी के समानांतर जो उर्दू कविता है या उर्दू पोएट्री है, उसमें हम देखते हैं कि एक काफ़ी समृद्ध परंपरा वहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस क्षेत्र में या इस विषय को लेकर के हमारे यहाँ काफ़ी रिक्तता है इसको लेकर के, जो कविता का जो ये पक्ष है, जो कविता का जो प्रस्तुतिकरण का जो मामला है, इस पक्ष को लेकर के? नहीं, आपने बहुत बहुत ही अच्छा सवाल बल्कि किया है, और इस पे हम लोग अक्सर बचते रहते हैं, इसको उठाते नहीं हैं। अगर आप उर्दू कविता की बात, मतलब कविता में वहाँ मुख्यतः गज़ल ही है, और वो लोगों के बीच में पढ़ी जाती है, मतलब सुनाई जाती है, और शेर कहा जाता है, और लिखने की उनके यहाँ बात नहीं है। हमारे यहाँ कविताएँ हैं और वो लिखी जा रही हैं। तो एक तो मुख्य अंतर ये है कि हमने लिखने पे उसके ज़्यादा ध्यान दिया, उसके वाचन पे उतना ध्यान नहीं दिया है। लेकिन उर्दू में जिन लोगों ने आपने कहा कि संवेदना और जो जो उसका अंदाज़े बयाँ हैं और प्रतिरोध, ये 3 बातें कहीं, तो ऐसा नहीं है कि उर्दू की सारी कविताएँ प्रतिरोध की कविताएँ हैं। वहाँ बहुत कुछ वैसा भी लिखा गया है जो उस तरह का कहीं प्रतिरोध नहीं मिलता है नहीं, उसमें। मेरा मामला ये था कि कविता की जो सामान्य परिभाषा तय की जाती है, तो उसमें हुँ। प्रतिरोध, संवेदना और अंदाज़े बयाँ की बात की जा रही है। ये नहीं कि उर्दू की सारी जो पोएट्री है, वो प्रोटेस्ट में को ध्यान में रख कर के ही लिखी जा रही है। मतलब एक सामान्य गुणों की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो नहीं, हिंदी मैं उसी पे आ रहा था हिंदी आपके। में ये 2 तत्व तो मिलते हैं, लेकिन ये जो पहलू है कविता को प्रस्तुत करने का, इस पहलू पे कहीं न कहीं हम देखते हैं कि उर्दू पोएट्री के वर्क्स हमारे यहाँ एक रिक्त माहौल है इसको लेकर के। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल सच है। देखिए, आप हमारे अपने जो बड़े शायर हैं, जैसे शहरयार साहब एक बड़े जनवादी कवि, एक शायर हमारे बीच में मतलब थे। और आप जितने भी उर्दू के शायरों को लेंगे, अगर वो जैसे मंच पे उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो बहुत अच्छा पाठ नहीं करते थे। लेकिन एक जो परंपरा तो है ना, आप इतना तो कर ही रहे हैं कि आपको मंच पे जाना पड़ रहा है, लोगों के बीच में सुना रहे हैं आप। अगर वो कैफ़े आज़मी की तरह से या अहमद फराज की तरह से उतना वो नहीं है, उनके अंदाज़े बयाँ नहीं है उस तरह का। तो लेकिन एक जो परंपरा है, एक जो रवायत पूरी बन गई है, उसको निभाते हुए कोई भी जो शायर है, जो लिख रहा है वहाँ, उसको ये ज़रूरी हो जाता है कि वो लोगों के बीच में जाए और मंच पे जाए, और मंच की एक ख़ास तरह से इज़्ज़त भी है। और इसी वजह से वहाँ क्योंकि आप देखें कि फैज़ को लें या इन लोगों को लें, तो क्योंकि इनके पास एक दूसरी तरह का विचार भी है, एक प्रोग्रेसिव आइडिया है, और उसके प्रोग्रेसिव आइडिया के बाद उनके पास एक उर्दू की जो एक पूरी परंपरा है, वो है। तो हमें जिस तरह की रचनाएँ वहाँ देखने को मिली, उस तरह की रचनाएँ हिंदी में देखने को नहीं मिली। क्योंकि हिंदी में व्यक्ति लिख के और उसको लोगों के बीच में पढ़वा के वहाँ पे वो खुश हो जाता है, उसको लगता है कि आम लोगों के बीच में क्या ही समझेगा। लेकिन आप ये देखें कि हिंदी के या किसी भी भाषा के जो बड़े कवि हैं, हम चाहे कबीर को लें, तुलसी को, सूर को या गालिब को, मीर को, जिसको भी हम लें, हम ये देखते हैं कि उनको जो ज़िंदा रखा है, वो एकेडमिक्स ने ज़िंदा नहीं रखा है। एकेडमिक्स का मामला अधिक से अधिक 100 साल पुराना है, और यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह से फ्लरिश की हैं हिंदुस्तान में, वो मामला और भी मतलब नज़दीक का है। तो आखिर कबीर को 400 साल तक या 500 साल तक किसने ज़िंदा रखा? तो अ, एकेडमिशियंस ने तो ज़िंदा नहीं रखा। मतलब जो लोग पेपर लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, वो आम लोगों ने ज़िंदा रखा। तो अगर कबीर की इतनी गूढ़ बातों को आम लोग समझ सके,
तो मुझे लगता है कि हमारी भी बातें अगर गूढ़ भी हैं, अगर वो उस तरह से कही गई हैं लोगों को ध्यान में रखते हुए, तो निश्चित रूप से लोग उन्हें समझ जाएँगे। तो हमें हमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो नहीं समझेंगे और अ अ अ, ये इस तरह से हम सोच लेते हैं। एक सवाल यहाँ पे अतुल दिख रहा है कि जब अंग्रेजी से हिंदी में कविता का हाँ, अनुवाद हिंदी करते हैं तो कविता का अक्सर अनुवाद वाक्य करते हैं अधिक तो लंबे हो जाते अक्सर हैं, वाक्य अधिक ताल और लंबे हो संतुलन जाते बिगड़ जाता है। ऐसे में क्या हैं। करना चाहिए? मुझे हाँ, लगता तो है एक एक बहुत आपने सही वाजिब सवाल सवाल है और हाँ, ये प्रीति गुप्ता जी का है और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। देखिए होता ये है कि हम एक ख़ास तरह के दबाव में रहते हैं जब हम अनुवाद करते हैं। और हम अगर जो अनुवाद करने वाला व्यक्ति है, अगर वो खुद कविताएँ लिखता है, उसको देखिए भाषा की कई तरह की समझ रहती है, कई तरह के स्तर हैं। और लेखक होने में मतलब ये कह देना कि लेखक है, कवि होने में और एक उपन्यासकार होने में, कहानीकार होने में, भाषा का अलग-अलग तरह का संस्कार और अ, आपको एक चलन जो है, वो विकसित करना पड़ता है। तो अब कविता कोई सेंटेंस कैसे उसको प्रिसाइज़ किया जाए, छोटा किया जाए, अपनी बात को कम से कम में कहा जाए, ये इस बात की जो सलाहियत है, वो कवि के पास ज़्यादा होती है। और अगर इसीलिए अगर अनुवाद कवि कर रहा है, तो उसको इस बात की भी चिंता रहती है कि क्या उसका संप्रेषण हो पाएगा, क्या वो पहुँच पाएगी? और उसको प्रोज़ की उतनी कहना चाहिए कि अम एक ट्रेनिंग नहीं होती है और प्रोज़ से वो बचता भी है कई बार। तो इसीलिए जब कवि करने बैठता है तो वो सेंटेंसेस छोटे होते हैं, ज़्यादा पढ़ने में आते हैं और वो लंबे नहीं होते हैं। वो लंबे कई बार इसलिए भी हो जाते हैं कि हम सब कुछ समाहित कर लेना चाहते हैं, जो कुछ वो कविता कहना चाहती है दूसरी भाषा की, उस सारे को हम जज़्ब करके और मतलब एक-एक बात को कह देना चाहते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस भाषा से वो कविता आई है, क्या उस भाषा में उतने ही लंबे वाक्य अगर रहे होते तो क्या वो कविता कविता के तौर पे जानी जाती? अगर वहाँ ऐसा नहीं है तो फिर हमको कोशिश करनी चाहिए कि जब हिंदी में या जिस भाषा में भी आप उसका अनुवाद कर रहे हैं तो उस भाषा का जो एक इडियम है, जो कंटेम्परेरी जो एक लहज़ा है कहने का, वो लहज़ा क्या है? कोशिश यही करनी चाहिए और वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप अपने समकालीन कवियों को उस परंपरा को से वाकिफ़ नहीं हैं, आपने उन लोगों को पढ़ा नहीं। जी। जी, अतुल। अच्छा ये आपकी बातचीत से इस बात का तो इत्तेफाक मिलता है कि कहीं न कहीं हर भाषा की जो कविता है, उसकी अपनी एक परंपरा है। तो जब ट्रांसलेटर कविताओं का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करे, तो न सिर्फ़ अपनी जो मूल भाषा है, उस मूल भाषा की कविता परंपरा का ही ज्ञान रखे, बल्कि वह जिस भाषा की कविता का अनुवाद कर रहा है, उसकी भी परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं हाँ, लगता है कि ये बिल्कुल आपने सच कहा और इसीलिए देखिए अनुवाद कई बार एक टीम वर्क बन के सामने आता है। कई बार लोग खुद से अकेले अनुवाद करते हैं और शुरुआत में मैं भी इस काम को करता था, बाद में मैंने उस काम को बदला और एक टीम वर्क की तरह से उस काम को किया। क्योंकि आप कितना ही जानते हों, समझते हों दूसरी भाषा को, लेकिन तभी भी उसके जो संस्कार हैं वो आप पूरी तरह से नहीं जान सकते जिस तरह से एक जो नेटिव स्पीकर है, जो उस भाषा में पैदा हुआ है, वो जिस तरह से संस्कारों को, इशारों को जो शब्दों के जो इशारे हैं, जो उनके कॉम्बिनेशन से एक नया एक तीसरा मीनिंग निकल सकता है वो जो बात है उसको जो नेटिव स्पीकर समझता है, वो आप नहीं समझ सकते। बहुत मुश्किल है और उसके लिए एक लंबी आपको बहुत गहरी और लंबी एक साथ चाहिए उस भाषा के साथ तभी ये संभव है। तो मैंने ये महसूस किया और इसी वजह से जो दोनों जो किताबें जिनका ज़िक्र आपने किया जर्मन भाषा से, तो हम लोगों ने एक टीम के तहत किया, नमिता खरे मेरे साथ हैं और उससे पहले भी हम लोगों ने 4-5 लोगों की टीम ने किया। बल्कि ये तो हम लोग अनुवादक के तौर पे हैं ही, इसके साथ जो जर्मन भाषा को जानने वाले जो बड़े विद्वान हैं यहाँ पे जैसे प्रोफ़ेसर भट्टी हैं जेएनयू से प्रोफ़ेसर एमेरिटस हैं वो प्रोफ़ेसर
शाश्वती मजूमदार हैं। इसके अलावा जो जर्मन जो भाषी जो प्रोफेसर्स हैं, जो जर्मनी में हिंदी पढ़ाते हैं, उनके साथ भी हम लोगों का एक संबंध है, ऑलमुट है। उनको हम जो लिखते हैं, वो दिखाते हैं, और दिखाने के बाद जब उनको लगता है कि ये शब्द को इस तरह समझा जाना चाहिए, हिंदी में मैं इस तरह देखती या देखता हूँ इसको, तब उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। जब हमें ये लगता है कि मुकम्मल तरह से उस मायने को, जो जो एक डाइवर्सिटी है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है एक शब्द की, उसकी नेटिव मतलब उसमें कंडीशंस में, उसको पा लिया है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक दूसरा अनुवाद मैं कर रहा हूँ, पोर्चुगीज भाषा के एक कवि हैं फर्नांडो पेसुआ। तो फर्नांडो पेसुआ का जो अनुवाद है, हालांकि उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन रिचर्ड जेनिथ है उन्होंने किया है, जो पेंगुइन से आया है। तो रिचर्ड जेनिथ के साथ मिलके मैं ये ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, लेकिन साथ में सिलिया मेंडिस, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पोर्चुगीज भाषा पढ़ाती हैं, उनके साथ हर एक कविता को मैं पूरी तरह से डिस्कस करता हूँ। हम लोग एक एक मायने पे डिस्कस करते हैं। तो ये जो काम है, मतलब आपको अनुवाद करने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक तर्जुमा कर दिया, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है कि उसको भी सत्यापित आपको करना है, कि ताकि आगे अगर कोई लोग उसको देखना चाहें सर, इसी में तो एक उनको एक सवाल और ले लेते जानकारी हैं। हो। मेरे कि ख्याल से एक सवाल इससे और जुड़ा हुआ है। जो प्रामाणिकता की बात चली है कि कैसे, जैसे कि भाषा का जो संबंध है वो कहीं न कहीं जो सांस्कृतिक जद्दोजहद है उससे है। और जब कवि उस भाषा और संस्कृति के जो प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, उनको वो व्यक्त करता है। तो ये एक जो विशिष्ट भाषाई समूह है, उससे उसका अपना जो जातीय संबंध है वो होता है। लेकिन जब उसी प्रतीकों और चिन्हों को जब अनुवादक दूसरी भाषा में के तौर में प्रस्तुत कर रहा है, तो वो जो दूसरी भाषा का पाठक समूह है, वह पाठक समूह इन प्रतीकों को, चिन्हों को ग्रहण करने में या उसका जो बोध बनता है, उस स्तर पे कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे अगर हिंदी में हिंदी का एक जो में एक पेड़ का नाम है नीम, तो नीम के लिए इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है। इसी तरह इंग्लिश वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ पे लिली फूल पाया जाता है, तो लिली के लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है। तो इस तरीके की चुनौतियों को मतलब डाइल्यूट करने के लिए क्या किया जाए? नहीं, देखिए, कई दफा तो क्या होता है कि आपको अगर उन शब्दों को लिली, तो जैसे उस तरह का है जो हम भी उसको लिली के नाम से जानते हैं और हमने उसको उस तरह से ग्रहण कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी इसके मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो तब आपको क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट जो चीज सिग्निफाई कर रहा है, जिस बारे में वो बता रहा है, अगर उस तरह का कुछ आपकी भाषा में अवेलेबल है, तो कोशिश ये की जाती है, थोड़ा सा वहां पे एक 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 मतलब आजादी लेता है अनुवादक, और कोशिश करता है कि, क्योंकि अगर आप उसी शब्द के साथ रुकेंगे तब तो मुश्किल हो जाएगा, तो वहां पे कुछ थोड़ी सी लिबर्टी जरूर मतलब दी जाती है। अगर इसी में सर मिथकीय कविताओं को जोड़ लिया जाए तो जो मिथक को लेकर के कविताएं लिखी गई हैं। हाँ, मिथक अ, मिथक की जो कविताएं हैं अतुल, वो थोड़ा सा मुश्किल है। एक सवाल यहाँ पे आ रहा है सौरभ हाँ, सौरभ त्रिपाठी त्रिपाठी जी का का, सवाल है। और मैं एक भाव छोटी के सी स्तर कविता, पर एक कविता है, मैं इनका छोटी सवाल सी, पूछ बहुत रहा छोटी हूँ। सी कविता। हम्म। मैं सौरभ को ये कविता पढ़ के सुनाता हूँ। और ये जो कविता है, जर्मन भाषा के बड़े कवि बर्टोल्ड ब्रेस्ट की कविता है। और इसका बहुत छोटी सी कविता, दो दो तीन लाइनों की। और कमजोरियां, तुम्हारी कोई नहीं थी कमजोरियां, तुम्हारी कोई नहीं थी कमजोरियां, एक मेरी थी, मुझे मोहब्बत थी तुमसे। अब आप देखें कि ये कविता ट्रांसलेशन है। तुम्हारी कोई नहीं थी कमजोरियां, एक मेरी थी, मुझे मोहब्बत थी तुमसे। तो आप देखें कि ये कविता हिंदी में भी कविता ही नजर आ रही है, और वहां भी ये कविता ही है। तो ये इस बात पे निर्भर करता है सौरभ की, हमने
उसको कितना महसूस किया है। और हमारी अपनी जो एक काबिलियत है भाषा को उस तरह के नियंत्रण में रखने की, वो कितनी है? क्या हम उसको सही से एक्सप्रेस करने की काबिलियत रखते हैं? अगर ऐसा हो पाता है तो बहुत सारे अच्छे ट्रांसलेशंस हम देखते हैं कि वो होते हैं, और वर्ल्ड ओवर जो हैं वो कवि दूसरे कवियों के ट्रांसलेशंस करते हैं, और वो कविताएँ खूब लोगों के बीच में जाती हैं। मतलब एक लंबी परंपरा है जहाँ पे इवन जो जिन्होंने नोबेल प्राइज़ तक मिला है, जैसे मिलोश को नोबेल प्राइज़ मिला, जो पोलिश कवि हैं, उन्होंने बहुत सारे कवियों को ट्रांसलेट किया है। तो हमारे बीच में मतलब आज जैसे डब्ल्यू.एस. मर्विन को देखें, जो जिन्होंने बहुत सारे कवियों को ट्रांसलेट किया। हम हमारे अपने बीच के जो कवि हैं, मंगलेश जबराल हैं, असद ज़ैदी हैं, आप देखें कि वो लगातार लोगों को ट्रांसलेट करते हैं, और उनके जो कविता अनुवाद हैं, वो निश्चित रूप से कविता ही होते हैं, कविता से बाहर नहीं जाते हैं वो। तो वो इस बात पे निर्भर करता है कि कौन उसको अनुवाद कर रहा है, और उस अनुवाद को करते हुए अगर उसका स्वाभाविक रंग ना भी आ पाए, लेकिन वो कविता ज़रूर रहती है, और कई दफ़ा वो बिल्कुल अच्छी कविता लगती है। जी। अच्छा, ये आप ये बताइए कि विचारधारा का जो मामला है, कि जो अनुवादक के जो विचार होते हैं, तो क्या वो प्रभावित नहीं करते हैं जब ट्रांसलेट होती हैं चीज़ें? हाँ, नहीं कर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी गुंजाइश मतलब आपको रखनी पड़ती है अपनी समझ के साथ। कि आप जो ओरिजिनल जो विचार है कवि का, उसके साथ आप छेड़खानी जितना हो सके उतना बचें उससे। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपनी विचारधारात्मक जो सोच है, उसके साथ कविता मेल खाए या उस तरह का रंग उसको दे दिया जाए, तब आप उन कविताओं को चुनें, उस तरह के पीसेस को चुनें जो उस विचार से मेल खा रहे हैं। बजाए इसके कि आप उन कविताओं को चुनें जो मेल नहीं खाते हैं, और तब आप ये कोशिश करें कि आप उनको अपने रंग से रंग दें। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह का छेड़खानी होगी, और इस तरह की छेड़खानी से कवि को, अनुवादक को बचना चाहिए। हाँ, एक ईमानदारी जो है वो बरतनी चाहिए। अ, हाँ, ये अच्छा ईमानदारी बहुत तो ज़रूरी है। अच्छा, ये सवाल कि एक अनुवादक के तौर पे आपको विश्व साहित्य की किन-किन रचनाओं को लेकर के आपका ये नज़रिया बनता है कि इनका अनुवाद हिंदी भाषा में होना चाहिए? तो कोई ऐसी कृति जो आपके इस समय दिमाग में आ रही हो? ये तो एक बहुत ही कहना चाहिए कि वेग सा सवाल है। क्योंकि विश्व साहित्य इतना विस्तृत है, और इतने सारे तमाम लोग उसमें हैं कि बहुत सारे अनुवादक, मैं कहता हूँ कि सैकड़ों अनुवादकों की ज़रूरत है, और जो पूरी तरह से कमिटेड हों उस काम के लिए, और लगातार करते रहें, और उसमें आनंद ले सकें। क्योंकि जब तक आप आनंद नहीं लेंगे उसको, अनुवाद को जो क्रिएटिविटी मतलब महसूस कर सकें कि ये क्रिएटिव वर्क है, और उसको आपको एक करना चाहिए, जितना आप आनंद अपनी कविता में लिखने में लेते हैं, उस उतना ही आनंद आप ट्रांसलेशन में लें। इसकी ज़रूरत है, और बहुत सारे कवि हैं जिनका ट्रांसलेशन, मतलब मैंने जिनका, जैसे मिलोश का ही कहा, तो मिलोश के कुछ ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं, सिम्बॉस्का के, मतलब पोलिश से अगर कहें तो उनके अवेलेबल हैं। लेकिन और बहुत सारे कवि हैं, खुद रोज़ेबिक के कुछ ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं। तो लेकिन दूसरे तमाम ऐसे कवि हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि चार्ल्स सिमिक एक बड़े पोएट हैं, जिनका ट्रांसलेशन कम मिलता है, मुश्किल कवि हैं, उनका नहीं है। डब्ल्यू.एस. मर्विन का नाम लिया, एडविन रिच का नाम, जिन पे मैंने अपना पीएचडी किया, तो मुश्किल पोएट हैं। तो एक पूरी रेंज है जो अलग-अलग भाषाओं में, अलग-अलग क्षेत्रों में लोग लिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनको चिह्नित करके और उनका ट्रांसलेशन किया जाना चाहिए। जैसे जर्मन भाषा की बहुत बड़े कवि हैं पॉल सीलन, तो उनके ट्रांसलेशन कुछ कविताओं के हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, मुश्किल कवि हैं। रिल्के के ट्रांसलेशंस हुए हैं, लेकिन वो भी मुश्किल कवि हैं। तो और बहुत मुश्किल आती है उनको समझने में, कई तरह के स्तर पे वो कमी आती है, और कई बार आपको ये भी महसूस होता है कि आपके पास उस तरह के शब्द नहीं हैं जो उस तरह की बातों को उस तरह से रख सकें। तो एक एक व्यक्ति की तो समस्या आ जाती है कि
अब जैसे मैं फर्नांडो पेसोआ को ट्रांसलेट कर रहा हूँ, और पेसोआ बहुत बड़े मॉडर्निस्ट कवि हैं, पुर्तगाली भाषा के, न सिर्फ पुर्तगाली भाषा के बल्कि पूरे यूरोप के एक महाकवि मतलब कह सकते हैं उनको। और उनको समझना पूरे दर्शन को, न सिर्फ यूरोपीय दर्शन को बल्कि इवन बुद्धिज्म को समझना और दूसरी तरह की चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो उस तरह से कविताओं को ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि आपको उसकी बैकग्राउंड को भी समझना होता है कि किस परिप्रेक्ष्य में किन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बातें कही गई हैं। तभी आप उन शब्दों का चयन कर पाते हैं जिससे वो बातें सामने आ सके। सर एक सवाल जो है वो कविता पाठ से जरूरी सवाल है जो मुझे लगता है कि पूछा जाना चाहिए। कविता पाठ का मतलब हिंदी आलोचना में पाठालोचन से भी रहा है, खास करके जब लंबी कविताएं लिखी गई, राम की शक्ति पूजा या सरोज स्मृति, या आज्ञे की असाध्य वीणा, या ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, जो मुक्तिबोध की रचनाएं लिखी गई, तो इनको लेकर के विभिन्न आलोचकों ने इनका एक पाठ तैयार किया। तो इस पाठ तैयार करने के दौरान ही कई नामवर जी ने कहा कि पाठ का अभिप्राय दरअसल रचनाकार की रचना प्रक्रिया से होकर गुजरना है। तो ये जो हम्म। कथन है इनका कि रचनाकार की रचना प्रक्रिया से होकर गुजरना, तो इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, अगर इसको इस तरह से ले लिया जाए तब तो कवि का जो जो एक स्तर है वो काफी ऊंचाई हो जाएगी उसकी। और आज मुझे लगता है कि बहुत कम युवा कवि या जो लिख रहे हैं वो इस तरह सोचते हैं कि कवि के पास बहुत कुछ खास है जिससे उसकी रचना प्रक्रिया से गुजरना है। रचना की अपनी एक प्रक्रिया है और उसकी अपनी एक स्वायत्तता है। जिस तरह भाषा की अपनी एक स्वायत्तता है, वो भाषा की स्वायत्तता रचना की स्वायत्तता को निर्मित करती है। तो आपको रचना की प्रक्रिया से गुजरना है, ना कि रचयिता जो है उसकी प्रक्रिया से गुजरना है। मतलब मुझे लगता है कि कवि वो खुद भी, जैसे जो बाद में जो थ्योरी सामने आई, कि कवि या कोई भी जो व्यक्ति है जो लिख रहा है, वो पूरी तरह से नहीं सर, ये नियंत्रण तो नहीं कर सकता। वाक्य है, ये वाक्य इस तरीके से है कि रचनाकार की रचना की प्रक्रिया से, है ना, जी, रचनाकार जी। की रचना प्रक्रिया से होकर गुजरना। हाँ, नहीं, वो आप जब रचनाकार को सामने ले आते हैं तो वो रचनाकार की रचना प्रक्रिया आ जाती है उसमें। और मुझे हम्म। लगता है कि उसको आज के संदर्भ में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे जो मायने हैं वो सीमित होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि वो जो सोच रहा है, जिस जिस फ्लो से उसने लिखा है, उस तरह अगर आप गुजरना चाहते हैं, तो इसके मायने तो ये भी हुए कि कवि जो है वो लिखते समय भाषा या भाषा के जो पूरे संस्कार हैं, जो उसका पूरा परिवेश है, उसके पूरी तरह नियंत्रण में है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो नियंत्रण में नहीं होता है। कोई भी नियंत्रण में, मतलब पूरी तरह से कोई नहीं कहा जा सकता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा इस उस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा भाषा के करीब जाने की ज़रूरत है, ना कि रचनाकार से। अगर सिर्फ रचना की प्रक्रिया की बात करें तब तो ठीक मतलब मुझे लगता है, लेकिन उसमें रचनाकार की रचना प्रक्रिया थोड़ा आ जाएगा, तो वो जो फोकल पॉइंट है, उसका जो केंद्र है, उसमें जो रचनाकार है वो चला जाएगा, और उससे जो मीनिंग के जो मायने और खुल सकते हैं वो हाँ, नहीं खुल ये पाएंगे। इस बात से जो आपका जो आशय निकल रहा है शायद ये है कि जो उस रचना का जो अर्थ का विस्तार है वो विस्तार सीमित हो जाएगा, कुछ हाँ, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल, असर। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, हम्म। बिल्कुल। क्योंकि हर हर जो पाठ है रचना का, अ, वो अलग है अपने आप से। अब आप देखें कि कोई भी जैसे अनुवाद भी है तो एक तरह का पाठ ही तो है। मतलब ब्रेस्ट की मृत्यु हो जाने के बहुत बाद में, या आप देखें कि अगर कोई शेक्सपियर को ट्रांसलेट करता है, अगर कोई कबीर को ट्रांसलेट करता है, तो कबीर के स्थितियाँ और वो क्या थीं, उनको रिक्रिएट करना तो बहुत मुश्किल है, उनको समझना, सोचना बहुत मुश्किल है। वो सारी पॉलिटिकल, सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस बदल चुकी हैं। तो वो एक तरह से अनुवाद भी पाठ ही है, जिसको कि एक रचनाकार उस तरह से देख रहा है।
तो हमें कोश अब उसमें नए-नए इंटरप्रिटेशंस निकल रहे हैं, नए-नए मीनिंग निकल रहे हैं। तो अब यहाँ पे कबीर की रचना प्रक्रिया जब आप उसको कह रहे हैं तो वो नहीं रह गई है, बल्कि जो उन्होंने लिखा तो वो सिर्फ़ शब्दों और शब्दों से बनी हुई जो एक दुनिया है, उसी की प्रक्रिया में आप गुज़र सकते हैं। और अगर उसी की स्वायत्तता पे बात की जाए तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसको क्रिटिसाइज़ भी आसानी से किया जा सकता है, उसको इवैल्यूएट भी आसानी से किया जा सकता है। और उसके साथ कवियों का जो एक कहना चाहिए कि एक जो जुड़ाव या उससे उनका दिल टूटना या उस तरह की बातों से भी आप बच सकते हैं। तो आप अगर रचना को क्रिटिसाइज़ या किसी भी एंगल से देखते हैं तो वो ज़्यादा सहूलियत भरी चीज़ है और वहाँ पे ज़्यादा मायने मिलने के, ज़्यादा मीनिंग मिलने के चांसेस। अच्छा, ये एक सवाल और ले लेते हैं कि अभी तक कोई हिंदी की एक श्रेष्ठ रचनाओं की जो 2-4 पुस्तकों की सूची आपके सामने हो, जिसको लगता है कि नहीं, इनका अनुवाद अन्य विदेशी भाषाओं या अन्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए? अपने हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई। हिंदी साहित्य से लगातार हो रहे हैं ट्रांसलेशंस। देखिए हमारे जो बड़े कवि हैं चाहे वो राजेश जी हों, मंगलेश जी हों, बहुत सारी कविताएँ वीरेंद्र मेघवाल की भी ट्रांसलेट हुई हैं। तो इन लोगों के ट्रांसलेशंस तो हो रहे हैं, दूसरे लोगों का जहाँ हम लोग कुछ कर पाते हैं, मैंने नरेश सक्सेना जी की कविताओं को ट्रांसलेट किया है। कुछ मदन कश्यप जी की कविताओं को, हरिश्चंद्र पांडे जी की कुछ कविताओं को, अपने कुछ साथियों की कविताओं को ट्रांसलेट किया है। तो जब अब ये इस बात पे निर्भर करेगा कि कौन लोग ये समझते हैं कि उनका ट्रांसलेशन होना चाहिए। अ अ, तो इसको पूरी तरह से वो नहीं कहा जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि जो ट्रांसलेटर्स हैं, वो उनकी दृष्टि क्या है? वो किन रचनाओं को, किन रचनाकारों को महत्वपूर्ण समझते हैं, फिर वो किस नज़रिए से देखते हैं। काफ़ी अच्छी बातचीत रही हम लोगों की, और जाते-जाते कुछ कविताएँ जो है आपसे सुननी शेष रह गई हैं। तो आपसे गुज़ारिश है कि आपके पास प्रेम की बहुतेरी कविताएँ हैं, और हाल के दिनों में आपने अ प्रेम पे एक बाईपास कविता आपने लिखी, जिसमें कि हम हाँ, देखते हैं कि जो प्रेम एक ग्लोबल संस्कृति जो उभर कर के आई है, उसका दर्शन उस कविता में होता है। और साथ ही साथ ये चीज़ भी कविता में आपके एक निरंतरता बनी रहती है कि छोटी-छोटी जगहों पे, छोटे-छोटे विषयों से चीज़ों को आप देखते हैं, लेते हैं। तो वो जो छोटे-छोटे प्रसंगों पे जो लिखी गई प्रेम की कविताएँ हैं, वो काफ़ी प्रभावकारी लगती हैं। तो इस तरीके हाँ, की ये कुछ कविताओं का जो है। एक अतुल एक सवाल भी है यहाँ पे कि किसी भी रचना में एक ही कविता के में भाव अनेक हो जाते हैं, तो उनका हाँ, तो उसका उसका क्या क्या कहें? कर सकते हैं? देखिए ऐसा है सपना जी कि भाव अलग होने से अगर आपका मतलब ये है कि अ, भाव टूट जा रहे हैं, बिखर के अलग हो जा रहे हैं तो गलत है। लेकिन अगर एक रचना कई भावों को दे रही है तो निश्चित रूप से अ, कई तरह की आवाज़ें एक कविता में हो सकती हैं और वो तरह-तरह के भाव, तरह की जो उसका संप्रेषण है वहाँ वहाँ होगा। अगर वैसा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि कोई भी जो कविता है उसकी अपनी जो एक खूबसूरती है वो यही है कि वहाँ पे हर पाठक के लिए एक ख़ास तरह का भाव वहाँ उपस्थित रहता है और इसी तरह से गूँथा जाता है कविताओं को, उनकी भाषा को। तो इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन भाव अगर टूट रहे हैं, बिखर के अलग-अलग हो रहे हैं, तब थोड़ी-सी समस्या वहाँ है। तो अतुल एक मैं चाहता हूँ कि जो आप कह रहे थे जो बात उससे पहले एक कविता जर्मन भाषा के एक बड़े कवि हैं एरिश फ्रीड, उनकी एक कविता है आंतरिक आज़ादी के बारे में। मैं चाहता हूँ कि ये अनुवाद लोगों के समक्ष ये पढ़ा जाए। अपने मालिक के चमचमाते काले जूतों के पास अपने मालिक के चमचमाते काले जूतों के पास मैं झुका था ताकि उन्हें चूम लूं। तभी उसने कहा और नीचे।
जब मैं और झुका, मैंने अपने भीतर महसूस किया प्यारा प्रतिरोध, मेरी रीढ़ की हड्डी जो टेढ़ा नहीं होना चाहती थी। अपने मालिक का एहसानमंद मैं खुशी-खुशी आगे रेंगने लगा अपने आंतरिक मान और ताकत के इस अनुभव के लिए। तो वाह। ये कविता थी। और बल्कि एक कविता और मैं चाह रहा था कि पढ़ूँ मैं। ये भी एरिश फ्रीड की ही कविता है, एक अनुवाद है ताकि लोगों के बीच में ये अनुवाद जाएँ। ये है एक बार में 3 सवाल। क्या एक कविता को एक ऐसी दुनिया में जो अपने झंझटों की वजह से शायद गर्त में जाए, सहज होने की इजाज़त है? क्या एक कविता को एक ऐसी दुनिया में जो अपने झंझटों की वजह से शायद गर्त में जाए, सहज होने की इजाज़त है? क्या एक कविता को एक ऐसी दुनिया में जो शायद अपने झंझटों की वजह से गर्त में जाए, सहज न होकर कुछ और होने की इजाज़त है? क्या एक दुनिया को जो शायद अपने झंझटों की वजह से गर्त में जाए, एक कविता को हिदायत देने की इजाज़त है? तो आप वाह। देखें कि कि कवि जो अपनी जो स्वायत्तता है, उसको किस तरह से एक्सप्रेस करता है कि आप उसको वो अ, डिक्टेट नहीं कर सकते हैं उसकी। तो मैं ये कविता जो आपने चाही थी, बाईपास, मेरे शहर की राह जो तेरे शहर से गुजरती थी, मेरे शहर की राह जो तेरे शहर से गुजरती थी, एक बाईपास बन गया है वहां, जैसे चांद की एक खाप दरांती से कटी हुई। तख्तियों पर टंगा तुम्हारा शहर कपकपाता रहता है हर वक्त। बहुत तेज गुजरती हैं अब गाड़ियां, पलक झपकते ही छूट जाता है पुराना शहर। छूट जाती हैं पहचानी हुई जगहें, पहचाने हुए चेहरे, मिठाई की दुकानें, चाट के ठेले। सदियों का जमा सारा स्वाद छूट जाता है, और वह तारा तुम्हारी लौंग के मोती सा टिमटिमाता, वह तारा भी अब दिखाई नहीं देता। बाईपास में सब उझल हो गया। क्या तो बात। ये एक कविता है। और एक कविता है बैग, जो कैरी बैग जो हम रखते हैं, उन पे लिखी हुई छोटी सी कविता है बैग। दो बैग एक तुम्हारा एक मेरा, दो बैग एक तुम्हारा एक मेरा, दोनों मगन हैं गुपचुप गुफ्तगू में। घर से बाहर इतने दिनों बाद आज मिली है फुर्सत जी भर बतियाने की। दोनों में अलग अलग रखे हैं हम अपने अपने तौलियों में लिपटे, अपनी अपनी महकों में महकते। कितना अजीब है, कितना अजीब है, भीड़ में भी ढूंढ ली इन्होंने मिलने की जगह, और हम घर के बाहर भी वैसे ही हैं। क्या बात है। कुछ और कविता सुनाऊं अतुल? हाँ हाँ। एक एक ये कविता है, गुलमोहर। तुमने कहा प्रेम कविता, तो मैं सुनाता हूँ गुलमोहर। हम्म। तपती धरती पर खिल गया है गुलमोहर, तपती धरती पर खिल गया है गुलमोहर, हरी हरी पत्तियों में उगाया है जैसे ज्वालामुखी शीतल होकर। दूर दूर से आए हैं परिंदे रंगों की दावत पे, शाखों से लटकी हैं चिड़ियां जैसे तुम्हारी चुन्नी के फुंदे। चिड़ियां बोलती हैं तो तुम्हारे होने की आहट होती है। क्या बात एक ये कविता है, बातें। बहुत छोटी सी कविता है। है। अ, बातें। काम से लौटी सहेलियां बर्तनों सी खनक रही हैं, काम से लौटी सहेलियां बर्तनों सी खनक रही हैं। 15-16 की उम्र अचरज से भरी होती है, जितना कहती हैं कहीं ज्यादा दांतों से पीस देती हैं। हर इशारा वाह। महकती आंखों में भींच लेती हैं। सुनाई देता है बस अरे वो ऐसा है, अरे वो वैसा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अतुल, एक ये कविता है, मेरे ख्याल में ये सुनाना मुझे अच्छा लगेगा। करुणा डायरी के नाम से एक कविता है, और कोरोना काल के वक्त लिखी गई कविता है। ये है बिल्कुल कि बिल्कुल।
एक चिड़िया गाती है, एक चिड़िया गाती है तो फौरन उठा लाती है दूसरी अपनी आवाज। एक चिड़िया गाती है तो फौरन उठा लाती है दूसरी अपनी आवाज। कोई और शुरू हो जाती है दूर किसी कोने में अपने गिटार के साथ। देर तक जमती है इन दिनों चिड़ियों की महफिलें। देर तक जमती हैं इन दिनों चिड़ियों की महफिलें। उन्हें टोकने वाला अब कोई नहीं, कोरोना ने निकाल दी है मरोड़ बेसुरे भांपुओं की। ओह, क्या बात है। तो ये एक एक कविता ये भी है, रंग। हम्म। बात करते करते अचानक उसने कहा, मेरा पूर्व पति भी ऐसा ही था। बात करते करते अचानक उसने कहा, मेरा पूर्व पति भी ऐसा ही था। उसे भी किताबों में रहना पसंद था। वह कविताओं को फूलों की तरह सूंघता था। यह कहते कहते वह जाने किस महक में खो गई। उसकी आवाज जैसे नशे के भंवर में डूब गई। दूर होकर भी कितना कुछ बच जाता है, कितना भी घिसो आंखों में कुछ रंग रह जाता है। वाह, बहुत सुंदर। आ, मुझे लगता है कि एक कविता मैं और सुना देता हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल। ये एक छोटी सी कविता है, जिसमें उस तरह का कोई वो नहीं है। बिल्लियां, बिल्लियों पे लिखी हुई एक कविता है। समंदर सी गहरी होती हैं उनकी आंखें। समंदर सी गहरी होती हैं उनकी आंखें। मुस्कुराकर मोती बना लेती हैं जिन्हें। वे वक्त की तरह चलती हैं बेआवाज। मिस्री सी घुल जाती है उनकी मियाऊं तान की स्मृतियों में। और जब झपटती हैं वे अपने शिकार पर, बिजली हो जाती हैं बिल्लियां आसमां से गिरती। बहुत सुंदर। तो जैसा कि हिंदी में अमूमन विषय तो निर्धारित कर दिए जाते हैं, लेकिन विषय के अनुकूल बातचीत नहीं होती है। लेकिन आज हम लोग इस वेबिनार में कविता, कविता पाठ और अनुवाद, ये जो तीन विषय को समेकित करके यह विषय निर्धारित किया गया था रचयिता परिवार की तरफ से। तो काफी अच्छी बातचीत आपके साथ हुई, और न केवल बातचीत ही हुई, बल्कि उन सारी कविताओं का हम लोगों ने रसास्वादन किया, जिन कविताओं का आप पाठ किए। और आपके पाठ के दौरान ये चीज निरंतर महसूस होती है कि कविता को किस ढंग से पढ़ा जाए। तो उचित ही चुनाव, इस विषय को देखते हुए उचित ही चुनाव आपका हुआ। इस बातचीत से इस बातचीत से ये चीज प्रमाणित हो गई है। तो हम इस रचयिता परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आप कीमती समय निकाल करके आप इस संसाधन की जो जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं से भी जूझते हुए आप आए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही रचयिता परिवार ने मुझे इस कार्यक्रम को जो है वार्ताकार के रूप में नियुक्त किया, तो इसके लिए उनका भी मेरी तरफ से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका। और आपने बहुत अच्छे मतलब बातें, अच्छे सवाल बल्कि रखे। और कुछ ऐसी बातें हुई जो अमूमन आप देखते हैं कि वो नहीं हो पाती हैं, वो रह जाती हैं। अ, बिल्कुल। और ये जो विषय है ये रचिता टीम ने खुद से निर्धारित किया। और हमारे सामने पीयूष जी हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से अच्छा काम जैसा कर रहे हैं ये करते रहें। मेरी पूरी शुभकामनाएं रचयिता परिवार को। और अतुल आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला और इतना समझ के इतना इस तरह से इस पूरे बातचीत को आपने एक खास दिशा दी। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो साथी जुड़े, मैं कई साथियों को देख पा रहा था। जसबीर जी थे, हम्म। और मैं अपने मित्र जसबीर जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ आए। और बहुत सारे साथी जिनको मैं देख पा रहा था। सब लोगों का शुक्रिया।